अपने फादर को देखकर खड़ा होने लगता है, लेकिन वो उसे ग्रीटिंग्स छोड़कर जल्दी से तैयार होने को कहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने नाक यांग में एक ग्रेट फिजिशियन ढूंढा है, इसलिए वो लोग वहां जाएंगे। उनकी बात सुनकर मदाम चो हैरान हो गई। वो अपनी जगह से उठकर भागते हुए उनके पास जाने लगी। वो उनसे रिक्वेस्ट करके कहने लगी कि अभी एक बहुत ही अच्छा फिजिशियन आ रहा है, इसलिए उन्हें पहले उससे ट्रीट करवा लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट ची ने कहा कि क्या वो उन कमीनों की बात कर रही है जिन्होंने उनके बेटे को मरने दिया? वो कुत्ते के पिल्ले, अगर उनमें से कोई भी उनके हाथ लग गया तो उन्हें आसान मौत नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे मैडम चो से कहा कि उन्होंने सुना था कि उसने एक बिगड़े मिल्क की बदबू वाले बच्चे को भी बुलाया था। वो उन सबको बुरी तरह से पिट देंगे। तभी मैडम चो कुछ देखकर चौंक गई। उन्हें दरवाजे से वोनहुआ अंदर आते हुए दिखता है। वो सोचने लगी कि वोनहुआ गलत टाइम पे आ गया। वहीं लेफ्टिनेंट ची आवाज लगाकर किसी को अभी के अभी निकलने के लिए प्रिपेयर करने को कहते हैं। तभी मदाम चो ने उनके बगल वाले दरवाजे को देखा। उन्होंने अपना मन बना लिया था। लेफ्टिनेंट ची उन्हें तैयार होने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो उनकी बात इग्नोर करते हुए उनकी तरफ भागकर जाने लगी और उनके पास पहुंचकर उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। लेफ्टिनेंट ची सीधा उस कमरे में जा गिरे। वो अपनी वाइफ से पूछने लगे कि वो क्या कर रही है, लेकिन तभी मदाम चो ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। अपनी माँ को ऐसा करते देख इंचो भी हैरान रह गया। वहीं कमरे के अंदर से लेफ्टिनेंट ची दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। तभी वहां वोनहुआ पहुंच गया। वो उन्हें ही देख रहा था। मैडम चो की भी नजर वोनहुआ पर पड़ी। वो उसके सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगी। वोनहुआ वहीं खड़ा उन्हें देखने लगा। उसने आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए और कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मैडम चो ने दरवाजा खोल दिया। अंदर से लेफ्टिनेंट ची गुस्से से भरकर बाहर आने लगे। उन्होंने पूछा कि इस हरकत का क्या मतलब था। मैडम चो ने शांत आवाज में कहा कि उन्होंने एक ऐसा फिजिशियन ढूंढ लिया है जो टेटनस को ट्रीट कर सकता है। लेफ्टिनेंट ची ने चिल्लाकर पूछा कि इससे उनका मतलब क्या है? क्या उन्होंने उससे कहा नहीं था कि उन्होंने नाक यांग में एक फिजिशियन ढूंढ लिया है? मैडम चो ने डिटर्मिनेशन के साथ बोलना शुरू किया कि उन्होंने खुद की बेवकूफी के चलते अपने एक बेटे को तो खो ही दिया है, लेकिन अब वो इंचो को वैसे नहीं मरने देगी। लेफ्टिनेंट ची उन्हें आगे कुछ नहीं कह पाते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वोनहुआ का क्लिनिक दिखाई देता है। इंचो का पैर पूरी तरह से सूज चुका था। वोनहुआ उसे देख सोच रहा था कि ये काफी वियर्ड है। अगर इसकी हालत इतनी खराब है तो ये ऑलरेडी स्टिफ हो चुका होगा, फिर भी इसे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वोनहुआ ने कहा कि वो उसके पैर को छू कर देखेगा। वो इंचो का पैर अपनी उंगली से चेक करने लगता है। तभी इंचो ने कहा कि उसे दर्द हो रहा है। उसे देख वोनहुआ सोचने लगा कि तो फिर शक्ल पे दर्द क्यों नहीं दिख रहा? उसने इंचो को बताया कि वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, क्योंकि उसकी जगह कोई और होता तो इतने दर्द से बोल भी नहीं पाता। इंचो ने पसीने से भर चुके चेहरे के साथ कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी इनर एनर्जी सर्कुलेट कर रहा है। इनर एनर्जी की बात सुनकर वोनहुआ सरप्राइज्ड हो गया। उसने उसका पैर पकड़ते हुए पूछा कि क्या उसने भी एनर्जी सीख रखी है? इंचो ने दर्द कराहते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। वोनहुआ मन ही मन कहता है कि इसका मतलब उसके बड़े भाई की तरह इंचो ने भी इनर एनर्जी सीख रखी है। परहैप्स तीनों ही किंगडम्स के सारे जनरल्स इस टेक्निक को सीखते होंगे। तभी इंचो ने उससे पूछा कि क्या वो उसे सही में फिक्स कर सकता है? वोनहुआ ने उसे हाँ में जवाब दिया। वो उससे मुस्कुराते हुए बताता है कि वो उसे बिल्कुल पहले की तरह ही ठीक कर देगा। इंचो भी खुश होकर उसे थैंक यू कहता है। फिर वोनहुआ अपने पास से कुछ निकालने लगा। उसने इंचो को एक बोतल दिखाते हुए कहा कि सबसे पहले उसे इसे पीना होगा। इंचो उसे अजीब नजरों से घूरते हुए पूछता है कि ये क्या है? वोनहुआ ने कहा कि इसे बस लिकर समझ के पी जाओ, इससे दर्द कम होगा। उसकी बात पर इंचो स्मर्क करते हुए पूछता है कि क्या उसे सही में लगता है कि वो अल्कोहल की एक ही बोतल में ढेर हो जाएगा? इतना कहकर उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया और एक ही बार में उसे घटक गया। वो अपना मुंह पोंछते हुए कहने लगा कि ये तो उसका टैलेंट, लेकिन अपनी बात खत्म करने से पहले ही उसकी आंखें घूम गईं और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। वोनहुआ अपना मास्क पहनते हुए कहने लगा कि हाँ, देख लिया तुम्हारा टैलेंट। थोड़ी देर बाद इंचो टैलेंट बड़बड़ाते हुए आंखें खोलने लगा। वो अपनी एक टांग लटकती देखकर हैरान हो जाता है। उसे जाग चुका देखकर वोनहुआ ने कहा कि वो उसने जितना सोचा था उससे जल्दी होश में आ गया। इंचो पूछा कि क्या उसने अपना काम कर लिया? वोनहुआ ने बताया कि उसने सारी बेसिक चीजें कर दी थीं। वो उसके पैर को देखकर मन ही मन सोचता है कि इसकी हालत बिगड़ चुकी है। क्रिसमस शुरू हो चुका है, थोड़े ही टाइम में इसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। उसे इंचो को लार्ज क्वांटिटी में एंटीबायोटिक्स देने होंगे, लेकिन इसके लिए उसे इंट्रावीनस चाहिए होगा। इंट्रावीनस ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसे सबसे पहले अपनी सिरिंज की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। वो इंचो से पूछने लगा कि क्या वो कोई बहुत ही स्किल्ड ब्लैकस्मिथ को जानता है? इंचो थोड़ा याद करके बताने लगा कि चियाओ काउंटी का प्योचुंग ही बेस्ट ब्लैकस्मिथ है। वोनहुआ ने सोचा कि ये तो वही ब्लैकस्मिथ है।
वो इंचो को थोड़ी देर रुकने को बोलकर कागज पे कुछ ड्राइंग करने लगा। उसने वो कागज इंचो को देते हुए कहा कि उसे कुछ ऐसा बनाना होगा। ये काफी अर्जेंट है और उसे ये आज के आज ही चाहिए। इंचो भी दंग होकर वो कागज देख रहा था। उसने आवाज लगाकर बाहर खड़े सोल्जर हवांग को बुलाया। वो उसे कागज देते हुए बताता है कि इसे लेकर ब्लैकस्मिथ प्योचुंग के पास जाओ और उसे बताना कि इसे वो आज के आज ही बना दे। सोल्जर हवांग वो कागज लेते हुए भाग कर जाने लगा। इंचो ने वोनहुआ से कहा कि प्योचुंग इसे पक्का बना लेगा। उसकी बात पर वोनहुआ भी खुश हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्योचुंग की वर्कशॉप दिखाई जाती है। उसने वो कागज देखते हुए कहा कि ऐसी नीडल जो कि बीच में से खोखली हो उसे बनाना मुश्किल होगा। उसने हवांग से पूछा कि उसे ये कहाँ से मिला। हवांग ने बताया कि इसका इस्तेमाल लेफ्टिनेंट चो की ट्रीटमेंट में होगा। ये सुन प्योचुंग पूछने लगा कि क्या उन्हें कोई चोट लगी है। हवांग ने जवाब दिया कि पिछली बार बैंडेट से हुई लड़ाई में उन्हें चोट लग गई थी और वो टिटनस से इन्फेक्ट हो गए। प्योचुंग ने उदास होते हुए कहा कि इंचो का बड़ा भाई भी इसी बीमारी से मरा था। हवांग ने उसे चिंता न करने को कहा और बताया कि लेफ्टिनेंट को कुछ नहीं होगा क्योंकि वोनहुआ नाम का एक ग्रेट फिजिशियन अभी उनका इलाज कर रहा है। वोनहुआ का नाम सुनकर प्योचुंग चौंक गया। हवांग ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए सारा सामान जल्दी बनाने को कहा। वहीं क्लिनिक में वोनहुआ इंचो का पैर देख रहा था। उसने सोचा कि इसकी हालत अचानक से बहुत ही खराब हो चुकी है। जैसे ही इंचो ने अपनी इनर एनर्जी का इस्तेमाल करना बंद किया, उसकी बॉडी स्टिफ होने लगी है। अगर उसके पास सिरिंज होती तो अच्छा होता, लेकिन अभी उसके पास वेस्ट करने को टाइम नहीं है। तभी वहां पर भागते हुए ओबो आ गया और कहने लगा कि वो दोनों फिजिशियंस को ले आया है। थोड़ी देर बाद वोनहुआ और दोनों फिजिशियंस मास्क पहनते हुए तैयार हो गए। उसने अपना सर्जिकल नाइफ निकालते हुए कहा कि अब वो ऑपरेशन शुरू कर रहा है। उसने नाइफ की मदद से इंचो के पैर में एक कट लगा दिया। कट लगते ही उसमें से काफी सारा खून उड़ने लगा। ये देखकर सियोक और बोंग एक पल के लिए चौंक गए। वोनहुआ ने अभी भी अपना काम जारी रखते हुए कहा कि उन्हें अपनी आंखें पेशेंट पे से नहीं हटानी चाहिए। अब वो पस और बिगड़ चुकी स्किन को रिमूव करेंगे। उसका इतना सारा खून उड़ने पर भी ध्यान न भटकने पर दोनों ही फिजिशियंस हैरान रह जाते हैं। वोनहुआ ने सोचा कि इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है, साथ ही एब्सेस भी पहले ही लग चुका है और ऊपर से स्किन बिगड़ना भी शुरू हो चुका है। इसे बिना सिरिंज के करने का एक तरीका तो है, पर वो थोड़ा बेवकूफी भरा है। लेकिन अब उसके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। वो इंचो के पैर में और गहरा कट लगाते हुए मन ही मन कहता है कि उसे वो सीधा नस के अंदर डालना होगा। वो उसकी नस ब्लॉक करके उसमें एक छेद करेगा और फिर उसमें पिग की नस इंसर्ट करके पेनिसिलिन को अंदर डालेगा। वो धीरे धीरे इस प्रोसेस को करने लगता है। पीछे खड़े दोनों फिजिशियंस किसी चीज को सीधा नस में डालने की मेथड से काफी हैरान थे। वो सोचने लगे कि ऐसा मेडिकल आर्ट क्या एग्जिस्ट भी करता था। तभी कुछ देखकर वोनहुआ सरप्राइज्ड हो गया। इंचो की बॉडी स्टिफ हो चुकी थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वोनहुआ ने सोचा कि इतने पेनिसिलिन से शॉक तो नहीं हो सकता। क्या मसल सीजर्स इतने खराब होते हैं? तभी इंचो की बॉडी और भी स्टिफ हो गई। दोनों फिजिशियंस भी उसे देखकर चौंक गए। वोनहुआ भी काफी परेशान हो गया। तभी सियोक ने जाकर इंचो को नीचे दबाया और बोंग अपने थैले में से कुछ निकालने लगे। सियोक उन्हें जल्दी करने को कहता है। बोंग ने भी अपनी एक्यूपंक्चर नीडल्स निकाली और तुरंत ही उसे इंचो की बॉडी पर लगाने लगे। उन्होंने उसकी पूरी बॉडी पे एक्यूपंक्चर नीडल्स लगा दी और फिर उन दोनों ने इंचो को पकड़ लिया। उन्होंने वोनहुआ से कहा कि वो लोग इंचो को पकड़ के रखेंगे, तब तक उसे अपनी ट्रीटमेंट खत्म कर लेनी चाहिए। वोनहुआ भी उन्हें थैंक यू कहता है। थोड़ी देर बाद इंचो होश में आता है। उसे वोनहुआ की आवाज सुनाई देती है जो किसी को बता रहा था कि ये रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया है। वो उस पहले वाले टेटनस पेशेंट से कहता है कि उसे अब और यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पेशेंट भी ये सुनकर काफी खुश हो गया। वोनहुआ ने उसे बताया कि वो 5 दिनों बाद पहले की तरह ही चल फिर पाएगा। वो पेशेंट उसके सामने झुकते हुए दिल से थैंक यू कहता है और बताता है कि उसे तो लगा था कि वो टीटनस से मर जाएगा। वोनहुआ कहने लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो आदमी अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगता है। उसने एक पैसों की पोटली वोनहुआ की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये ज्यादा तो नहीं है, पर प्लीज इसे रख लीजिए। वोनहुआ ने उसे मना करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही डील कर ली थी कि इलाज के बदले वो उसके लिए कुछ बार हर्बल मेडिसिन लाएगा। उस आदमी ने कहा कि हाँ, लेकिन वो इनफ नहीं है क्योंकि उसने उसका परिवार बचाया है। वोनहुआ वहां से उठकर जाते हुए कहने लगा कि वो ऐसे पैसे नहीं लेगा जो किसी के परिवार का पेट भरने के लिए हो। उसने ओबो से पेशेंट को बाहर ले जाने को कहा। फिर वो इंचो को होश में देखकर सरप्राइज्ड हो गया और फिर बताने लगा कि चलो अच्छा हुआ क्योंकि उसके पास इंचो के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें उसका पैर नहीं काटना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर इंचो शॉक्ड हो गया। वोनहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने अपना वादा पूरा किया। इंचो भी झेपते हुए उसे थैंक यू बोलने लगा। उसने आगे पूछा कि वैसे वो पूरी तरह से रिकवर कब होगा। वोनहुआ मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अच्छा, तो आपको रिकवर होना है। उसने इंचो पे अपने शब्दों से वार करते हुए बोलना चालू किया कि पहले तो उसे खुद को चोट लगवानी है
और फिर उसे ट्रीट करवाने की जगह एक बेवकूफ भालू की तरह सहन करना है। और ये सब करने में किसी ने अपनी ट्रीटमेंट करवाने का सही वक्त गवा दिया, और ये सब बस इसलिए ताकि उनकी नाक ना छोटी हो जाए। और फिर काफी देर बाद वही इंसान अपना मन बनाकर पैर कटवाने के लिए आता है, लेकिन फिर भी पैर न कटवाने का शुक्र मनाने की जगह उन्हें ठीक होने की जल्दबाजी है। वनहुआ उसे ईवल स्माइल देते हुए कहता है कि ऐसी ही हरकतों की वजह से दिक्कतें बड़ी होती है। क्या उसने उसे जल्दी आने को नहीं बोला था?